हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं अनुस्मान पटेल। आज मैं आप लोगों को पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को भरने के तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें और वहाँ एक घंटे की बटन होगी, उस बटन को दबाएं, घंटी बजाएं, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आएगा वह तत्काल आपको इसकी सूचना नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और आइए दोस्तों, मैं अब देर न करते हुए आगे चलूं और बात करें कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी किस प्रकार की होती है, कैसे भरी जाती है। तो आइए इसमें मैं बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जिस तरह से आपको दिया गया है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह अध्याय 32 पैरा 32.1.1 के अनुसार दिया गया है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। और इसमें सबसे पहला जो भरना होता है वो होता है निर्वाचक क्षेत्र का नाम। तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिस तरह हम एक सैंपल ग्रुप में यहाँ ग्रीन ब्लू शब्दों में लिख दिया है, ब्लू कलर के शब्दों में, और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे झाया विधानसभा के बारे में बात लिखा गया है कि झाया विधानसभा का एक बूथ है प्राथमिक विद्यालय रतनपुर, जिसका बूथ संख्या 92 है, और झाया विधानसभा का विधानसभा क्षेत्र संख्या 242 यानी 242 है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले भरना है विधानसभा का नाम, और उसके जस्ट पहले हम लोग भरेंगे विधानसभा का क्रम संख्या। अगला मतदान की तिथि, तो जिस तरह से जम्मू जिला में मतदान है 28 अक्टूबर 2020 को, ठीक ये डालना है। और अलग अलग जिला के अलग अलग होंगे, उसी अनुसार डालना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका कर्सर वहां दिखा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय रतनपुर में है, ये 92 है। अच्छा, इस तरह का ये जो अंक है ये आपके डायरी पर रहेंगे। ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो अंक है उससे कोई छेड़छाड़ न करें, यह जैसे है उसको वैसे ही रहने दें, यह प्रिंटेड होता है। आगे बढ़े मतदान केंद्र के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ है मतदान। जैसे यह मतदान केंद्र सरकारी और अर्ध सरकारी भवन में, जैसे विद्यालय या इस तरह के भवनों में है, तो वहाँ एक टिक का निशान लगा देंगे। अगला है 4 नंबर में कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो। सामान्यतः यहाँ नील जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। स्टार का मतलब है कंडीशन अप्लाइड, मतलब वहां कुछ न कुछ विशेष कंडीशन आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो जैसे ही एक विशेष परिस्थिति आता है, हम लोग देखते हैं कि वहां मतदान पदाधिकारी का कभी तबीयत खराब हो रहा है या कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति हो गया जिसके कारण मतदान पदाधिकारी अचानक बीच मतदान से उन्हें मजबूरन मतदान छोड़ना पड़ गया हो, तो उस कंडीशन में वहां कुछ मतदान पदाधिकारियों की भर्ती की जाती है और उनके बारे में डाटा दिया जाना चाहिए। अच्छा, यदि भरा जा गया है तो हम 5 नंबर में इसके बारे में नोट करेंगे कि कौन से मतदान पदाधिकारी को भरा गया है, यानी कि किनकी अनुपस्थिति में किसको नियुक्त किया गया है, और उनके मतलब P1 हो, P2 हो, P3 हो या प्रिजाइडिंग हो, कुछ भी। और दूसरा क्या, किस कारण से, अर्थात इससे पहले जो वहां थे जिनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया वो कहाँ चले गए, उनका कारण भी लिखना है। वैसे सामान्यतः यह भी नील जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा मतदान मशीन। तो जिस तरह की मतदान मशीन आप देख रहे हैं कि उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या होती है हमारे पास, जो CU नंबर है। और सबसे पहले 1 देंगे, चूंकि जमुई जिले में जितने भी विधानसभा हैं, आप ध्यान दिए होंगे कि सभी विधानसभाओं में केवल 1 ही यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट में 16 कैंडिडेट की क्षमता होती है और उससे ज्यादा स्वीकृत नामांकन नहीं है। अगला है कि उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। तो ठीक इसके पीछे क्रम संख्या लिखा रहता है, CU के पीछे उस संख्या को लिखना, जो कुछ इस प्रकार से होगा। यह एक सैंपल है, यह सत्य नहीं है लेकिन सैंपल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि मतदान यूनिट की संख्या के बाद आ गया दूसरा बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद दूसरा आ रहा है मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट भी एक प्रयोग होता है, और ये जो बैलेट यूनिट है इसमें एक्चुअली 16 होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मतदान यूनिट की क्रम संख्या क्या है, तो उसके पीछे भी क्रम संख्या लिखी गई होगी, उसे लिख देंगे। फिर हम लोग आते हैं कि उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। वैसे तो 3 होती है पेपर सील संख्या जो हमें दी जाती है, परंतु उसमें से एक यूज होता है, और जो हम यूज कर रहे हैं हम उसकी संख्या को यहाँ लिखेंगे, जैसे इस तरह से दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि जो भी क्रम संख्या को लिखेंगे वह क्रमिक रूप से हो, और क्रम में जो सबसे पहला हो उसे यूज किया जाता है, उसका अगला को छोड़ दिया जाता है। और यह है स्पेशल टैग 7A, ये प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या।
तो कुल 3 होता है। कितने से कितने उसकी क्रम संख्या को लिखना होता है, जैसे 5 6 3 2 1 1, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 1 से 1 3 तक है, अर्थात कुल 3। लेकिन हम लोग कितने यूज करते हैं, तो 3 और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला होगा उसका नाम उसका अंक लिखेंगे, और जो कि उस स्पेशल टैग पर प्रिंटेड रहता है। किनको हम यूज नहीं किए हैं और आरओ को रिटर्न कर रहे हैं, तो 5 6 3 2 1 2, यानी कि जो शेष बच गए हैं इन तीनों में से जो 2 शेष बच गए हैं उन दोनों को लिखना है। नेक्स्ट है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, तो यह भी 3 होती है। इनका क्रमांक हम लोग लिख देंगे कि 41 से 43 तक है। और लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, एक कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि कोई फट जाता है तो उसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं, और जो नहीं फटा है, जो सुरक्षित है, उसको हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम लोग फिर घुमा देते हैं, वापस कर देते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, उस क्रम संख्या को लिखते हैं। जो नहीं लाई गई है उनकी क्रम संख्या को भी यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो अनयूज रह गया है। और इसके बाद फिर हम लोग अगला आते हैं, जिस मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है, अर्थात प्रिंटर मशीन, तो उसमें प्रिंटर की संख्या, कितने प्रिंटर यूज हुए और उसका सरल क्रमांक क्या है, EVTBE। यदि किसी कारणवश उसको बदलना पड़े कि हाँ कोई खराब हो गया, कोई मशीनों से बदलना पड़े, तो उसके स्थान पर फिर हम लोग वहाँ यूज करते हैं, वहाँ संख्या 02 लिखेंगे और उसके स्थान पर हम लोग दूसरा लिखेंगे जो इसके स्थान पर यूज हुआ है। तो दोस्तों आइए आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर पे कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किए थे। तो मान लेते हैं कि हमारे बैलेट यूनिट में 14 अभ्यर्थी थे और 14 का 14 ने अपना अपना मतदान अभिकर्ता यहाँ नियुक्त किया। तो इस प्रकार लिखना है, कितने मतदान अभिकर्ता चुनाव के प्रारंभ में वहां मौजूद थे, कितने हैं जो लेट से आए, और कितने ऐसे हैं जो समाप्ति के बाद समाप्ति तक रहे वहां। कुछ लोग बीच में उठ के चले जाते हैं, उनकी काउंटिंग को नहीं लिखना है, जो समाप्ति तक है उनको लिखना है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाता की कुल संख्या। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कितना मतदाता है और उन मतदाताओं की कुल संख्या कहाँ मिलेगी, तो निर्वाचक नामावली के पहले पृष्ठ पर जो संख्या दिखाई गई है पुरुष और महिला उन कुल को लिखना है। अगला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। तो उनमें देखेंगे जितने पर हमने चिन्ह लगाया या जितना फाइनल किया है कि हाँ मैंने मतदान दिया, तो ऐसा कहेंगे कि टोटल जो मत दिया गया उसके अकॉर्डिंग, जो कि P1 के पास रहता है। अगला है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर यानी प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है, जो हमारे P2 के पास रहता है उस रजिस्टर के अनुसार कितने लोगों ने मत दिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि P2 के अनुसार कितने लोगों ने मत दिया है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि किसी विशेष परिस्थिति में टेंडर वोट की आवश्यकता हो जाए, तो वहाँ प्रारूप 17A में उतना मत ज्यादा होगा जितना मत की टेंडर किया गया है। नेक्स्ट आएंगे मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 563, अर्थात हमने देखा कि 563 मत हमने रिकॉर्ड किया, और जब ये दोनों मिल जाता है, मैच हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये सही है कि हम कोशिश करेंगे कि जितने वोट यहाँ से दिए गए अर्थात पॉइंट 10 का 2 में वो 10 का 4 में मिल जाए। यदि किसी प्रकार की अन्य प्रकार के मत न डाले गए हो तो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके ठीक नीचे रहता है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, अर्थात वो तो आए यहाँ तक परंतु उन्होंने मत नहीं दिया, जो मतदान के विरोध में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां नील कर देना है। और नीचे है प्रथम मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर यानी P1 का हस्ताक्षर, और यहाँ जो मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान अधिकारी होते हैं अर्थात P2 के हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक इसके नीचे हम लोग आएंगे और देख रहे हैं 11 नंबर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो पुरुष 351 और महिलाएं 212, थर्ड जेंडर 0। तो कुल मिला के जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग वहां दिए थे कि टोटल मत कितने दिए गए 563, अर्थात पहली संख्या से मिल रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 563 दिया गया,
यहाँ भी हम लोग को 563 17A में 563 मिल रहा है, अर्थात मेरा सही है। अब हम लोग आगे आएंगे और यहाँ दिखेंगे 12 नंबर में कि जो चैलेंज्ड मत है, और चैलेंज मत को हम लोग चेक करेंगे कि कितने मत चैलेंज किए गए। हालांकि ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से चैलेंज किया जाए, चैलेंज मत क्या होता है आप लोग को पता ही है कि चैलेंज मत वो होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि पहचान किसी का स्पष्ट नहीं हो पाता है, और वैसी स्थिति में तो यदि चैलेंज मत कोई चैलेंज करता है कि यह वास्तविक मतदाता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस पोलिंग एजेंट से सबसे पहले 2 रुपए का फीस वसूला जाता है, और फिर हम लोग चेक करते हैं वेरीफाई हो जाने पर कि वह जो कह रहा है पहचान करता कि नहीं ये सही है आपका निर्वाचक, तो ऐसी स्थिति में अब फॉर्म 14 को भरते हैं, और वह अनुलग्नक 6 कहलाता है फॉर्म 14, जो 18(6)(1) के अनुसार है, और शिकायती पत्र भरते हैं। शिकायती पत्र भरकर थाना अधिकारी को जो व्यक्ति बोगस वोट दे रहा है, अर्थात जो व्यक्ति ने बताया कि मतदान देने वाले, हम लोग अगला आते हैं 12 नंबर चुनौतीयुक्त या चैलेंज मत। उन मतों को चैलेंज मत कहते हैं जिसमें कि मत देने वाले अर्थात जो मतदाता होते हैं उसका पहचान स्पष्ट नहीं होता है। यदि किसी निर्वाचक की पहचान स्पष्ट नहीं होती है या फिर उसे चैलेंज किया जाता है कोई पोलिंग एजेंट के द्वारा, तो हम लोग सबसे पहले उस पोलिंग एजेंट से 2 रुपए का फीस वसूलते हैं, फिर चैलेंज स्वीकार किया जाता है, और गांव के गणमान्य लोगों के द्वारा या वहां मौजूद जो गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा उसको और उनके आईडी कार्ड के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यदि वह सही पाया गया कि पोलिंग एजेंट जो कह रहा है वह सही है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि अनुलग्नक 6 यानी फॉर्म 14 को भरेंगे, और शिकायती पत्र भरकर जो मतदाता वोट देने आए थे बोगस वोट के लिए उनको हम लोग संबंधित थाना अधिकारी को सौंप देंगे, और फीस जो है वह आक्षेपक को वापस कर देंगे। लेकिन यदि आक्षेपक का जो आक्षेप लगाया गया है वह गलत पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आक्षेपक को हम लोग उसका 2 रुपया जमा कर लेंगे, जब्त हो जाएगी सरकार के लिए। और दूसरी बात कि उसका रसीद उसे अनुलग्नक 8 भरकर दे देंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है, परंतु अधिकांशतः नील जाता है। और अगला है अस्वीकृत किए गए मतों की संख्या। किस आधार पर अस्वीकृत, मतलब कितना मत अस्वीकृत किया गया उसमें, और जो जब्त की गई रकम यदि कोई है तो वहां लिखना है, अन्यथा नील लिखना है। 13 नंबर है उस व्यक्ति की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि वहीं उसी मतदान केंद्र पर वोट देना चाहते हैं जिनमें उनका नाम है और वो वहां के अभ्यर्थी भी हैं या निर्वाचन अभिकर्ता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको एडीसी प्रमाण पत्र दिया जाता है और उस प्रमाण पत्र के आधार पर वह वोट देते हैं। तो उनका एडीसी प्रमाण पत्र जमा कर लेना है और उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अगला है 13 विदेशी मतदाता एनआरआई, तो जनरली यह भी नील जाता है। 14 नंबर उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, अर्थात जो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं उनके लिए हम लोग अनुलग्नक 10 भरते हैं। वैसे जो अंधे हो, शिथिलांग हो, उनके साथी की घोषणा पत्र भरी जाती है और यहाँ जितने मतदाता उस प्रकार के आते हैं उनका संख्या लिखेंगे, अन्यथा हम लोग नील लिखेंगे यदि कोई मतदाता उस प्रकार के अपने मतलब डिपेंडेंट होके अपने साथियों पर डिपेंडेंट होके नहीं आए हैं तो। और अगला आता है प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। प्रॉक्सी वैसे मत कहलाते हैं जो व्यक्ति कहीं बाहर जॉब करता है और किसी विशेष परिस्थितियों में वह नहीं आ सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार है, तो वह अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मत देता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आरओ अधिकारी उसको उपलब्ध कराते हैं सीएसवी, और उसको वह लेकर हमारे पास आएंगे और जब हमारे पास आएंगे तो हम लोग उसे मतदाता सूची का चिन्हित प्रति जो होती है उसका एक हिस्सा मान लेंगे और इस प्रकार से हम लोग उसको मत देने की अधिकार
से मतलब उनको अधिकार देंगे और उनको मत देने दिया जाएगा। और हम लोग इसके बारे में कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं एक नेवी में व्यक्ति है, उसको 6 महीने में छुट्टी मिलता है, तो अगले 6 माह तक यदि कोई इलेक्शन है उसमें वो वोट देना चाहता है तो प्रॉक्सी वोट जो है ना, इसकी सहायता से वो अपना वोट देंगे। अगला है निविदत मतों की संख्या। सबसे पहले हम लोग जान लें कि निविदत मत जिसको बोलते हैं टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या होता है कि कभी कभी किसी विशेष परिस्थितियों में या पोलिंग एजेंट के मिले होने के कारण जो वास्तविक मतदाता नहीं है उनके स्थान पर किसी अन्य से मतदान करवा दिया जाता है और पुनः वहां वास्तविक मतदाता पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह ईवीएम मशीन से वोट नहीं देंगे, उन्हें बैलेट पेपर अलॉट किया जाएगा जो कि मतदान पदाधिकारी को जो वहां के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं 20 की संख्या में उन्हें प्राप्त होती है और वो इसे उपलब्ध करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रपत्र 17B यानी 17 ख भरते हैं और 49 तो रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उन्हें बैलेट पेपर के अंतिम क्रमांक से अर्थात 1 से 20 तक दिया गया तो पहले 20वां क्रमांक वाला बैलेट पेपर को फाड़ कर देते हैं और उस मतलब बंडल से निकाल कर देते हैं, और बंडल से निकालने के बाद जो 20वां का क्रमांक होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके मत को दर्ज करते हैं और उसी मत को रखा जाता है, वो वैलिड होता है जो कि पेपर पर दिया जाता है। चूंकि कभी भी निविदत मत अर्थात टेंडर वोट कभी भी ईवीएम से नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे इसका। और यह सामान्यतः नहीं होती है, विशेष परिस्थितियों में होती है, सामान्यतः परिस्थितियों में यह भी नील जाता है। तो हम लोग आगे आए जो कि हमारा है पॉइंट नंबर 17, और पॉइंट नंबर 17 बतला रहा है कि निर्वाचकों की संख्या। तो इसमें दिया गया है कि जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, यदि किसी की हम घोषणा प्राप्त किए हैं तो 17A के अनुसार देंगे। अनुलग्नक 7 का फॉर्म भरकर उनसे हम लोग घोषणा लेते हैं। कभी कोई ऐसा लगता है कि कुछ अंडर एज है जबकि वास्तविक उम्र उनका 18 वर्ष होता है, तो सही प्रमाण दिखाने पर हम उन्हें वोट देने का आदेश देते हैं, परंतु उनके लिए अनुलग्नक 7 यानी उम्र संबंधी घोषणा पत्र भरते हैं। कुछ लोग ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, और यदि ऐसा है कुछ तो उन्हें हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि यह भी सामान्यतः नील जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में जब वैसी परिस्थितियां आए तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण कभी कभी कुछ विशेष तरह के बलवा हो जाती है, हिंसा हो जाती है, आपराधिक घटना हो जाती है, इसके कारण मतदान को जारी रखना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं यहाँ यस लिखते हैं तो उसका कारण देना होता है, परंतु सामान्यतः यह नहीं जाता है क्योंकि मतदान अधिकांश शांतिपूर्ण ही होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखना है। आप नहीं लिखते हैं या हाँ लिखते हैं, यदि हाँ लिखते हैं तो कारण देना है, किस कारण हुआ वो भी लिखना है, अर्थात सामान्यतः नहीं लिखना है, यानी कि नील भी लिख सकते हैं आप यहाँ। अगला है कि हर 2 घंटा में डाले गए मतों की संख्या को हम लोग नोट करते हैं। पूर्वाह्न 7 से 9 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, 11 से 1 बजे तक, 1 से 3 बजे और अंतिम 3 से 5 बजे। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4, जैसे इस पर सामान्यतः 3 से 4 है, लेकिन कभी हो सकता है कि अधिक लाइन में लग जाने के कारण 5 भी बजता है, 5:30 भी बजता है, तो उसको भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ टाइम को एडजस्ट कर देंगे और उस तरह से हम लोग यहाँ दिखा दें। ध्यान रखें कि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कुल संख्या 563 हुआ, क्योंकि हमने वहां देखा कि वैध मतदाता जो है जिन्होंने मतदान किया है 17A के अनुसार उनकी संख्या कुल मिला के हमें मिल रहा है कि 563 लोगों ने हमारे पास मतदान किया है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि हाँ जो है मतदाता का रजिस्टर जो है 17A के अनुसार कि 563 लोग मतदान किए, तो 563 टोटल मिलाकर यानी जोड़कर होना चाहिए। हालांकि वहां लिखना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन कलर से लिख दिया है ताकि आप स्पष्ट हो जाए। इन्हें नहीं लिखना है, यहाँ मैंने केवल बताया है कि यह सही पाया जाएगा तो इनकी संख्या कुल संख्या 563 होगी। जिस प्रकार की 563 वोट दिए गए आपके बूथ में जितने होंगे उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। आते हैं 20A, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाता यदि कुछ रुक जाते हैं, देखते हैं कि मतदान का टाइम 3 बजे तक है और 3 बजे के बाद भी कुछ लोग आके लाइन में लग गए हैं, तो विशेष परिस्थितियों से उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बजे के बाद जितने भी मतदाता वहां लाइन में रहते हैं, ठीक 3 बजते ही हम लोग पीछे से
क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 इस तरह से कुछ पर्चियों को डाल देते हैं ताकि नए मतदाता आकर जुड़ते ना चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई है तो उनको पर्ची दिया जाता है, तो पर्ची की संख्या यहाँ लिखी जाती है, और नहीं है तो नहीं लिखी जाती है। और अंतिम मतदाता कितने बजे अपना मतदान समाप्ति किया उनका भी हम लोग काउंटिंग यहाँ लिखते हैं। वही जब विशेष परिस्थिति होती है कि हाँ 3 बजे समय दिया गया, 3 बजे के बाद तक वोटिंग हो रही है, तब कहीं कहीं इस बार 4 बजे दिया गया, यदि 4 बजे के बाद भी वोटिंग होती है तो उसका कारण देना है। तो कारण यही है कंडीशन कि हाँ इतने मतदाता लाइन में लगे हुए, ध्यान रखेंगे इसका। अगला है निर्वाचक अपराधों का विस्तृत विवरण। यदि किसी प्रकार की अपराध घटना वहां होती है तो हमें लिखना है, अन्यथा वहां भी नील दे दिया जाना है। हाँ, और अगला है 22 नंबर 22। हम देखते हैं क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान केंद्र पर कोई बाधा हुई, मतलब मतदान क्या कुछ देर के लिए रुका। यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है तो उनको भी लिखेंगे और उनका कारण देंगे, उनका विस्तार भी देना है। कभी कभी होता है कि ईवीएम वगैरह कुछ पीठासीन पदाधिकारी से छीन लिया जाता है, या फिर किसी विशेष परिस्थितियां में जो बलवा या फिर हंगामा होता है, तो उन स्थिति में यदि कोई कंडीशन है तो उसको यहाँ लिखा जाता है, और नहीं तो सामान्यतः इसे नील दिया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं सामान्यतः हमारे यहाँ पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बल रहने के कारण मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाता है। अगला है 24 नंबर के अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें। यदि किसी प्रकार की ऐसी शिकायतें हैं कि किसी ने मैनिपुलेशन किया है, यदि मैनिपुलेशन हुआ है तो वहां हमको लिखना है, और नहीं लिखना है तो अपने सूझबूझ के अनुसार यहाँ नील डाल देना है। और विशेष परिस्थिति में इस स्टार का उपयोग किया जाता है, अर्थात वहां आप स्टार का मतलब है कि वहां कोई कंडीशन अप्लाई है, किन्होंने आपको शिकायत किया, उस शिकायत को लिखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 में विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या। तो यह भी नील होती है। यदि वहां कुछ ऐसी भंग हुई है कोई व्यवस्था तब लिखा जाएगा, अन्यथा नील रहेगा, और सामान्यतः यह नील ही जाता है। हम लोग अगला आएंगे 26। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले चुके हैं और अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाए। उसके जस्ट आगे आता है सबसे आपका अंतिम पॉइंट है, क्या आपने मतदान के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक था, मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की, तो यह समय समय पर घोषणाएं करनी होती है। समय समय पर आपको मतदान जो जहां हो रहा है उस स्थान पर घोषणा करना होता है, मॉक पोल कराना होता है, सीआरसी कराना होता है। तो इसके बिना मतदान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए यहाँ हम लोग को हाँ यानी यस लिखना है। अगला स्थान लिखना है, किस स्थान पर मतदान करवाया गया, कौन सी तारीख थी, और अपने पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर यहाँ करेंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है कुल मिलाकर यह पैकेट बन गया है डायरी, और यह पैकेट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर खुला लिफाफा के साथ जमा होगा, और यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लूंगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को देखकर महसूस कर रहे हैं कि आपने पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को पूरी तरह से भरना सीख गया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसके नीचे कमेंट करें कि इसमें और कौन सी त्रुटि रह गई, आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। फिर हम लोग उसको भी आपको उसका आंसर देंगे और समाधान हम लोग को देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, और एक बार फिर से बोलेंगे कि यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुआ है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस चैनल में आपको इस विधानसभा चुनाव संबंधी सारी सूचनाएं, सारी छोटी से बड़ी सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी। अतः आप इसे भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा सूचना प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।